धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और इन सब पर रोजाना तबसरा करने के लिए, तज़किरा करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं, थोड़ा वक्त निकाल लेते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर है और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था G7 की मीटिंग हुई थी। G7 का हिस्सा ना होने के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे। अब ऐसे में अगर वहां से खबर आए कि एक मजदूर की वहां पे निर्मम हत्या कर दी गई है, तो सवाल तो उठाना चाहिए ना सर। सवाल बिल्कुल उठता है, खासकर जिस तरीके से हत्या की गई है, कारण का नहीं पता है, लेकिन बड़े विभत्त रूप से मतलब मारा गया, हाथ काटा गया वगैरह वगैरह, उस हालत में छोड़ दिया गया और अंततः मौत हो गई। और यह स्थिति अब केवल अमेरिका में ही नहीं है, हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों में हो रहा, अब इटली तक पहुंच चुका है। और हमारे मजदूरों की समस्याएं हैं कि उन्हें नौकरी ना मिलने के कारण जहां भी बाहर जा रहे हैं, अंदर में ही कौन सी हालत उनकी बेहतर है। जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं जब ऐसे ही जीना है, ऐसे ही मरना है, तो यहीं रहो। मैं यह नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहने का यह मतलब है कि यदि संघर्ष में शामिल हो, यदि मरना ही है तो संघर्ष में शामिल होकर क्यों ना मरे, मुफ्त में क्यों मरे। जी, चलिए खैर, अगली खबर है जम्मू कश्मीर के डोडा से। यहाँ पर 3 कथित आतंकियों को मार दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि इनके पास से अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन बरामद हुई है। इस खबर की क्या जानकारी है आपके पास? इसकी है कि 3 आतंकियों को मारा गया है और अमेरिकी निर्मित है। 2 M4 यानी जिस कार्बाइन की बात कर रहे हैं, AK-47 भी साथ में है, ग्रेनेड भी है। तो अब तो विश्व बाजार में पैसे हों और आपका संगठन हो इस तरह के कार्रवाई के लिए, आतंकी हमले के लिए, तो कहीं का भी वेपन मिल जाएगा, चाहे वो यूक्रेन के द्वारा हो, इसराइल के द्वारा हो, सीधे के सीधे अमेरिकी द्वारा हो। इसकी बाजार में कमी नहीं है। पाकिस्तान तो बगल में है ही है। पूरा विश्व जो है सो बाजार बन चुका है हथियारों का। जी, क्या जो ये हथियार होते हैं, जब इनके लाइसेंस तक इशू किए जाते हैं तो इन पे एक सीरियल नंबर होता है क्या? जैसे ये M4 कार्बाइन मिली है अमेरिका निर्मित 2, तो नहीं पता चल पाएगा कहाँ से इशू हुई, किस देश के लिए इशू हुई थी? अब उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। पहले था ना मेड इन जापान, मेड इन इंडिया, वो सब गायब हो गया है। अब खास तरह के हथियार बनाए जा रहे हैं। यदि आपको याद होगा, पुराने समय में कभी हम अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस लगाते थे, एक वो ऐप लगाते थे या उसका प्रोग्राम डालते थे, क्योंकि वायरस आते थे और हमारे पूरे प्रोग्राम को हैक करता था या बर्बाद करता था। यह बेसिकली जो वायरस बनाता था उसी कंपनी द्वारा एंटीवायरस बनता था। कोविड-19 या उस तरह के जो वायरस बनते हैं, उसका जो एंटी बनता है वही लोग बनाते हैं। आज अमेरिका पूरे आतंकवाद का सरगना है, मास्टर वो बनाता है और उसी के खिलाफ में फिर नारा देता है कि भाई आतंकवाद खत्म करो। तो यह तो दोनों पक्ष विपक्ष उसी के हालत में, दोनों तरह से कहीं भी उसकी सत्ता को और भिन्न भिन्न दूसरे देशों के सत्ता में कोई अंतर नहीं पड़ता। यह भी एक उसी बाजार का हिस्सा है जिसमें हमारे माल बन के बिकते हैं, जैसे गेहूं हो या टीवी हो। जी, चलिए, अगली खबर भी अमेरिका से ताल्लुक रखती है। वहां के विदेश विभाग ने हमेशा की तरह अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है और बहुत सारे देशों पर सवाल उठाए, लेकिन क्योंकि हम भारत में बैठे हैं और अपने देश की बात करेंगे, तो यहाँ भी अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों और ईसाइयों पर हमले होने, धर्म परिवर्तन के नाम पर उनको टारगेट करने की बातें कही गई हैं। जी हाँ, इन्होंने साथ में यह भी कहा है कि हमारे यहाँ भी इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, एंटी जियोनिज्म के कारण हो या यहूदियों के खिलाफ हो, दोनों तरह से बढ़ रहा है। और यह भारत में बहुत बुरी तरह बढ़ रहा है। केवल हिंदू मुसलमान ही नहीं, बाकी अल्पसंख्यकों के साथ नहीं, बल्कि जाति के आधार पर वहां बढ़ रहा है और काफी चिंता का विषय है। मुझे उम्मीद है कि भारत के विदेश मंत्री जरूर इसका खंडन करेंगे और यह भी कहेंगे हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन अमेरिका की दादागिरी है, वह मानता है कि पूरे विश्व भर में यदि वह डेमोक्रेसी ना बहाल करे, हालांकि डेमोक्रेसी खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ उसी का है, तो कोई बात नहीं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, दोनों दिखाने की कोशिश। और जितने भी पक्ष में हैं, जितने जो प्रो अमेरिकन हैं, अमेरिका जब उनके यहाँ ह्यूमन राइट्स का जब
विरोध करता है तो कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है, अमेरिका को गलतफहमी हो गई है या अमेरिका बदमाशी कर रही है। तो यह उस मजाक का हिस्सा है जिसके तहत जनता को कई खेमों में खंड खंड करके बांटा जाता है और जनता को इसमें उलझाया जाता है कि नैरेटिव इस पर रखे कि कहां से टेररिज्म आ रहा है, टेररिज्म को किस तरह रोका जाए, टेररिज्म का क्या मायने है, क्या डिफिनेशन है, वगैरह वगैरह। जी चलिए, पहली बार पता चला कि अमेरिका में कोई उप विदेश मंत्री भी है जो ये अपना गुरवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश का मामला है उसमें भारत सरकार से जवाब तलब करने की बातें कर रहा है। जी हाँ, उन्होंने काफी पहले से भी अमेरिका ने प्रश्न उठाया हुआ है। जो गुप्ता पकड़े गए हैं चेक गणतंत्र से और वापस लाए गए हैं, उनके पास ऐसी जरूर खबरें होंगी जिसमें लग रहा है उनको कि भारत का हाथ है। हालांकि भारत ने इनकार कर दिया, इसके बावजूद भारत ने कहा कि जो भी हमारे यहाँ खोज हुआ है हम उसको देंगे, लेकिन भारत तब से अभी तक खामोश है। और इसी कारण वहां पे पूरी कोशिश हो रही है और भारत पे एक तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया जा रहा है कि भाई हमें बताओ कि क्या हो रहा है। जी, क्या रूस का जो दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे पहले अमेरिका का विदेश विभाग रिपोर्ट जारी कर रहा है और गुरवंत सिंह पन्नू की हत्या के मामले में गुप्ता के आधार पर भारत के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये संयोग हो सकता है, कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? इसमें संयोग तो हो सकता है, लेकिन मैसेज देने की कोशिश हो सकती है। पूरी कोशिश है भारतीय सरकार के ऊपर दबाव डालने की कि देखो हमारे पास ये वाला मसला है, जो पता चला उसको भंडा फोड़ देंगे। तुम रूस जा रहे हो, ठीक है, जाओ, तेल खरीद रहे हो, ठीक है, खरीदो, लेकिन किसी भी तरह का यदि तुम स्ट्रेटेजिक रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करते हो। रशिया के विदेश मंत्री ने एक नया वो फ्रंट खोलने की बात की है जिसमें ट्राई कंट्री होंगे, यानी रूस, चीन और भारत। बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन व्यापार के आधार पर देखें तो भारत का रूस और चीन के साथ, दोनों के साथ बड़ा बढ़िया संबंध है। रूस का चीन के साथ तो है ही है, और इस हालात में जो बढ़ रहा है इससे अमेरिका चिंतित है और यहां से वह नीचे से उनके जो इनका जो फर्श है उसको खींचने की कोशिश है। जी, चलिए, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 8 फरवरी को जो चुनावी नतीजे इस साल आए थे पाकिस्तान में, जिसके बाद शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हैं, उनको पूरी तरह पारदर्शी नहीं मानती है अमेरिकी कांग्रेस। उसने एक नॉन बाइंडिंग प्रस्ताव पास कर दिया और निष्पक्ष जांच की मांग कर डाली है। हाँ, उन लोगों ने 98% लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग का, यानी वहां के कांग्रेस में वोटिंग हुआ दिया। कुछ इने गिने लोग थे जिन्होंने ना कर दिया, प्रो पाकिस्तानी होंगे, और बाइडेन के ऊपर यह प्रस्ताव भेजा है कि आप इसकी जांच करवाएं। हालांकि जांच का जो भी रिजल्ट होगा, नॉन बाइंडिंग का ये मतलब है कि यह अमेरिकी सरकार के ऊपर बाध्यता नहीं होगी कि तुम्हें पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, उसकी मर्जी के ऊपर है। कहने का मतलब कि जिस तरह भारत के ऊपर वह दबाव डाल रहा है, पाकिस्तान के ऊपर भी डाल रहा है कि ठीक है, तुम जहां तक यूक्रेन की बात है हमारे साथ हो, लेकिन फिलिस्तीन के मसले पे हमारे साथ पूरी तरह नहीं हो, अपना रुख बदलो और चीन से भी जो दोस्ती जो बढ़ा रखी है तुमने, उसको तुम एक कंट्रोल तक ही करो। जी, क्या अमेरिकी कांग्रेस के इसी नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन के बाद पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर शहबाज शरीफ को कहना पड़ा, क्या वो पीटीआई वालों बात करते हैं, इमरान खान से बात करते हैं? उन्होंने ये कहा कि जब वो खुद विपक्ष में थे और उनके नेताओं को जेल में डाला गया था, इतनी गर्मी में बुरा हाल था, नहीं चाहते हैं कि इमरान खान और उनके लोग भी, उनकी पत्नी भी इस तरह के हालात का सामना करें। हालांकि इनके कहने का मतलब है कि इमरान खान और उनकी पत्नी इस बुरी तरह के हालात में शामिल हो रहे हैं और 45 डिग्री सेंटीग्रेड में खास तरह का वाहन नहीं, बल्कि एक नॉर्मल मुजरिम के वाहनों की तरह दिया जा रहा है। कानून के हिसाब से देखिए तो सब बराबर है, वैसे है नहीं। तो जो भी है यह स्थिति बनती है और उन्होंने एक दिया है, उनको डर भी लग रहा हो कि हम हार जाएंगे तो फिर हमारी हालात वही होगी, क्यों ना हम मिलजुल कर खाएं, मिलजुल कर सत्ता में रहें। एक प्रस्ताव उन्होंने दिया और जनता को दिखाने की भी कोशिश की है कि भाई देखो हम जो हैं सो एक समझौता का रिश्ता लेके आ रहे हैं। आखिर दोनों उसी चीज के कर है, दोनों जनता के लिए नहीं है। वैसे ही जैसे बाइडेन ट्रंप है अमेरिका में, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे, हम क्यों आपस में लड़े। 2014 के पहले कांग्रेस भी भाजपा के नेताओं को यह सुविधाएं देती थी कि भाई तुमको जबरदस्ती जेल में नहीं डालेंगे। जी, चलिए, अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही केन्या से। 22-25 लोगों की मौत के बाद वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि वो इस कानून पर जो है सिग्नेचर नहीं करेंगे और संसद को इसे वापस लौटा रहे हैं। क्या जानकारी है सर अभी तक? जी हाँ, जब काफी हंगामा हुआ, 22 लोग मारे गए
उसके बाद से केन्या के राष्ट्रपति ने कहा कि भाई अब हम समझौता चाहते हैं, हमारे युवक हैं उनसे वार्तालाप करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इस आंदोलन को बंद किया जाए। हालांकि आंदोलन शुरू जैसे हुआ था उन्होंने कहा था कि यह संसद पे हमला है, प्रजातंत्र पे हमला है, कि आप कुछ लोग हम सबकी जान ले लेंगे, लेकिन अब उनके रुख बिल्कुल बदल गए हैं और जो आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं महिलाएं, उन्होंने साफ कहा है कि यह बकवास कर रहे हैं, यह डर के कारण ऐसा बोल रहे हैं, इनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। और जहां तक केन्या के राष्ट्रपति है वह बिल्कुल आईएमएफ के दबाव पर काम कर रहा है, जो टैक्स बढ़ाया हुआ है, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस ये भेज रहे हैं हैती में अमेरिका के कहने से, और ये जो बदला बदला रुख है केवल जनता के विरोध के कारण और कुछ नहीं है, यह धोखा दे रहे हैं जनता को। जी चलिए, कम से कम हाँ 20-22 लोगों के मरने के बाद राष्ट्रपति ने कह तो दिया। हमारे यहाँ तो 750 किसान मरे, रोजाना डिमांड की गई राष्ट्रपति भवन से, कभी एक आवाज भी नहीं निकली कि इनकी बात तो सुन ली जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आज का सीन आपने देख लिया होगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले कैसे सिंगोल लेकर राष्ट्रपति की संसद भवन में एंट्री कराई गई है। ऐसा लग रहा है देश में प्रजातंत्र नहीं है, राजतंत्र चल रहा है। यह तो खत्म इन्होंने कर चुका है, सिंबॉलिक नहीं एक्शन में भी। जो तथाकथित रूप से प्रजातंत्र का एक मुखौटा था उसे भी इन लोगों ने हटा दिया, इसकी जरूरत नहीं समझते हैं, क्योंकि इनकी सत्ता ही नहीं, सरकार ही नहीं, जो इनके पीछे मोनोपोली कैपिटलिस्ट है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इनके अमेरिका और रूस से मान्यता मिल चुकी है। दोनों अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, पूरा संसद, पार्लियामेंट से लेते हुए जुडिशरी, पुलिस, प्रशासन, विद्यालय, महाविद्यालय, जितने भी सीक्रेट सर्विसेज है, सब इनके मुट्ठी में है तकरीबन। तो इनको डर भय जैसा कोई चीज नहीं है। और जनता जो इनके पास इनके जो वोट दिया था कथित रूप से 35% या 36%, या मान के चले कि धांधली नहीं हुई है। हालांकि चुनाव कहीं से भी स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हुआ है, बाकी सब मसलों को देख ले। इसके बावजूद 65% जनता इनके खिलाफ है, उनको भी लुभाने की और तोड़ने की कोशिश है, और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। और तभी नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर आ जाने के बाद भी अपने व्यवहार में, अपने एटीट्यूड में कोई बदलाव करने को तैयार नहीं है, क्योंकि तमाम सिस्टम में इन्होंने आरएसएस के लोगों को घुसा डाला है, बैठा डाला है। अगली खबर है, नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री को नाटो का चीफ बनाया जाएगा। जी हाँ, ये जो अभी थे स्टोल्टेनबर्ग, उनको जाना ही था, और नए चीफ का नाम है रूटे, है ना, मार्क रूटे। और ये नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे कई वर्षों से, और बड़े मतलब खुलेआम रूप से प्रो अमेरिकी हैं, प्रो ब्रिटिश हैं, प्रो युद्ध हैं, यानी वॉर मॉन्गरिंग में करने में इन्हें मजा आता है। और सही में उत्तराधिकारी कहा जाए तो ये बनते थे। एकमात्र इनके खिलाफ जो रोमानिया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी दावेदारी वापस कर ली, क्योंकि अमेरिका इनके पक्ष में नहीं था। जो भी कारण हो, कौन ज्यादा इनका वफादार है, तो रूटे को उन्होंने पाया, और ये अब नए उसके नेटो के चीफ बनेंगे, आई थिंक अक्टूबर 1 से। जी क्या यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलाव मिलेगा, बिल्कुल वही ढर्रा चलता रहेगा। जुमले का अंदाज भले ही बदल जाए, लेकिन चीजें वही होंगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, बल्कि जुमला संभवतः और बढ़ ही जाएगा। जी बाइडेन और ट्रंप की पहली बहस होने जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? CNN होस्ट कर रहा है बेसिकली, MSNBC पर भी वो साथ ही साथ चलेगा, विश्लेषण भी होगा, जो शुरू होने से पहले वहां 9 बजे के रात से शुरू होगा, 6 बजे से ही बाकी जगहों पे शुरू हो जाएगा। ये अमेरिका के लिए तथाकथित रूप से प्रजातंत्र को दिखाने का बहुत ही बड़ा नाटक, बहुत ही बड़ा मतलब उसका मंदिर है, जो दिखाया जाएगा कि भाई देखो खुलेआम आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। जहां बाइडेन अपनी पुरानी बातें बोलेंगे जो भी हैं, उसमें कितने देर तक वह कंसंट्रेट कर पाते हैं अपनी बातचीत पे, मुद्दे पर अड़े रहते हैं, देखने की बात होगी, क्योंकि 1.5 घंटा का बात है। और 1.5 घंटा में ना ही तो कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट इन्हें बोलने का मौका मिलेगा। 40 मिनट उन्हें मिलेगा, 80 और 10 मिनट में जो CNN के होस्ट होंगे वो कुछ अपना जो भी कुछ बीच में बोलेंगे कि ये प्रश्न है, ये जवाब दिए, वो बोलिए। और बीच में एक दूसरे का बोलने के लिए बीच में समय दिया था 2 से 3 मिनट का, ताकि यहाँ के जैसा वो चीज ना हो जाए कि हंगामा हो जाए। और अमेरिका में यह नीति जो है सो बहुत पुरानी है, चलती आ रही है, और इस पर जनता पर असर पड़ता है कि हम किसे वोट दें, किसने अच्छा बोला है। मुख्य मुद्दा क्या नहीं है, किसने अच्छा बोला उस पर नजर पड़ता है। जी
बोलिविया में बताया जा रहा तख्ता पलट होने वाला था, क्या वो बच गया है या अभी कोशिशें जारी हैं? नहीं, वहां के एक जनरल थे, उन्होंने कुछ टैंक, कुछ बख्तरबंद गाड़ियां लेकर कुछ सैनिकों के साथ, उम्मीद था कि अमेरिकी शाह पे वह प्रेसिडेंशियल जो रेजिडेंस है और आसपास का जो ऑफिस है उसमें घुस गए थे। लेकिन हंगामा हुआ उसी समय, वहां के जो अभी के प्रेसिडेंट है उन्होंने इस पर हंगामा किया। इनके अपने जो समर्थक सेना थे वो भिड़ गए। जनता रातों रात और सुबह होते ही पूरी की पूरी सड़कों पे छा गई, क्योंकि उनके पक्ष में नहीं था। जनता को पता है कि अमेरिकी पिट्ठू हैं और इसलिए वह बुरी तरह फेल हो गए। उन्हें वापस आना पड़ा, उन्हें गिरफ्तार किया गया और टीवी के सामने हथकड़ी लगा के इन्हें पेश किया गया है कि भाई ये जो है सो गद्दार है, यह कू यानी सत्ता पलट करना चाहते हैं। यहाँ पे एक ही लाइन में और जोड़ना चाहूंगा, महत्वपूर्ण है। आखिर अमेरिका बोलिविया में इसीलिए क्या हटाना चाहता है कि एंटी अमेरिकन वहां प्रेसिडेंट है। इतना ही नहीं, वह लिथियम का बहुत बड़ा भंडार है जो अफगानिस्तान, चीन और यूक्रेन में भी है, जिसके पीछे अमेरिका दौड़ रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक कार बन रही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि असल में सब कुछ जो खेल चल रहा है वो लूट का खेल है। ये होंडुरास के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनको सजा क्यों सुनाई गई है 45 साल की, सर? ये हैं, कहते हैं कि अमेरिका के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहां पे एक केस चला। कहा जाता है कि कुछ लोग पकड़े गए जो होंडुरास से आए थे और तस्करी कर रहे थे ड्रग्स का। और इसमें कहा गया कि इन्होंने घूस लिया है, पैसा लिया है, कितने $1 मिलियन का लिया है और करके उसे छुड़वाने की कोशिश की थी। हालांकि ये एंटी अमेरिका थे, हो सकता है घूस लिया हो, कुछ किया हो। वेपन्स यानी आर्म्स का भी इन्होंने स्मगल किया था अपने देश के लिए, वह भी संभव है कि इन्होंने किया होगा। लेकिन अब इनको अमेरिका के वहां से इनको सजा दी गई और बाद में जब तख्ता पलट हुआ, दूसरी सत्ता आई, जिस जैसे भी तरीके से चुनाव के दौरान से हुआ, और इनके ऊपर उस आधार पर इनको करके 45 साल की सजा दी गई है। और पूरे हॉन्डुरस के वो लोग चिल्ला रहे हैं जो अमेरिकी चमचे हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ है। इसमें संभव है कि हो सकता है कि छोटा मोटा उस तरह के जहां अधिकांश राष्ट्रपति प्रधानमंत्री करते हैं उसमें शामिल हो, लेकिन यह एंटी अमेरिका थे। और आज के जो बने हुए राष्ट्रपति वह ज्यादा घुसखोर और ज्यादा घटिया आदमी है। लेकिन सत्ता की लड़ाई में ये सब होती है। लेकिन अमेरिका के करीबी है ना, चहेते हैं ना अमेरिका के। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए ये चूंकि होंडुरस का भी पुराने राष्ट्रपति जिनको 45 वर्ष का मिला है वो अमेरिका विरोधी थे, इसलिए उनको जेल में डाल दिया। चलिए अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों की। और पहला जो अपडेट है, रजब तैयब अर्दोगान यानी तुर्की के राष्ट्रपति, उनका खून खोल उठाया। उन्होंने नेतन्याहू को कहा कि वो लेबनान के साथ जंग भड़काने पर तुला हुआ है और उसके साथ पश्चिमी दुनिया भी मिली हुई है। इसी के साथ उन्होंने मुस्लिम देशों की भूमिका पर भी सवाल उठाए कि गाजा के हालात पर वो खामोश क्यों हैं। कैसे देखते हैं इस नए घटनाक्रम को? वास्तव में वो खुद आत्मनिरीक्षण करते, आत्मलोचना करते, अपनी बारे में बोलते तो ज्यादा महत्वपूर्ण होता कि किस तरह से अभी की हालात में उनका देश कैसे इजराइल को मदद कर रहा है, और जहां तक हमास, हिजबुल्लाह और दूसरे रेसिस्टेंस फोर्सेस उनको मदद नहीं कर रहा है। कम से कम आर्म्स अम्युनिशंस, वहां का जो ड्रोन्स है काफी एक्टिव रहा है यूक्रेन युद्ध में। यूक्रेन को उन्होंने दे रखा था सैकड़ों या हजारों की तुलना में। आर्मीनिया को दे रखा था वहां पे लड़ने के लिए, अजरबैजान को दे रखा था, माफ कीजिएगा, आर्मेनिया के खिलाफ और किया था। यहां पे उन्होंने क्यों नहीं दिया? अब अरब कंट्रीज के यूनिटी और उसके मदद की जो गुहार उठा रहे हैं, कर रहे हैं, वह जो है कहीं से भी उनकी अपनी जो पाप जो उन्होंने कर रखा है, अपने साथ नहीं दिया, उसको छुपाने में असमर्थ हो रहे हैं। और अभी खासकर अब जो कर रहे हैं, जब हुआ था कि हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन करेगा इसराइल, तो कहा था कि हम भी कूद पड़ेंगे। कुछ नहीं, 8 महीने हो गए लड़ाई। अब कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह पे होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम बकवास कर रहे हैं। जबकि हिजबुल्लाह पर लड़ाई अब आमने सामने तकरीबन हो रहा है। जी, क्या हिजबुल्लाह से वाकई में सीधी लड़ाई लड़ेगा इजराइल? क्योंकि एक चीज तो है कि लेबनान ईसाई देश है और उसे बचाने के लिए पूरा वेस्ट लगा हुआ ही है। पूरा विश्व लगा हुआ। अमेरिका भी नहीं चाहता है कि लेबनान से लड़े, ईसाई से कुछ भी लेना देना नहीं। वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि इजरायली फोर्सेस जितनी अभी उसकी ताकत है अकेले लेबनान से नहीं कर सकता। नंबर 2, वॉर एस्केलेशन यानी युद्ध के फैलने की संभावना तो बनती है, जिसमें हुतीज वगैरह हैं या बाकी लोग हैं, हो सकता है ईरान से भी कई भड़के, और उसमें अमेरिका को आने पड़ेगा। और तीसरा चीज यदि कहें, एक उदाहरण ले, अभी एक एक्स जनरल जो आईडीएफ के थे, उन्होंने कहा है कि यह
सामूहिक आत्महत्या होगा इजराइल के लिए यदि हमने वहां आक्रमण कर दिए। कम से कम इतना देखें कि जो नदन इजराइल है, यानी लेबनान से जो सटा हुआ जो बॉर्डर है, वहां पे जिस तरह से हिजबुल्ला आक्रमण करता रहा अपने रॉकेट से, उसकी हालत वही हो रखी है जो इजराइल ने रफाह में या दूसरे जगहों में, यानी गाजा पट्टी में नॉर्थ और ईस्ट में भी जो कर रखा है, वह हालत वहां रखी, बिल्कुल वीरान हो रखा। वहां जितने सेटलर से भाग चुके हैं और हजारों स्क्वायर किलोमीटर में है, तकरीबन आधा से अधिक इजराइल वो हो जाएगा जब यदि उसने हिजबुल्लाह पर आक्रमण कर दिया। तो ये सब भय है जिसे कान कर रहे हैं, जो यह नजर अभी अरब कंट्रीज को नहीं आ रहा है, जिसमें खासकर आपके ये सारे देश हैं, कतर, यूएई तो बहुत छोटे हैं, जॉर्डन, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, और जिसकी एर्दोगन यानी तुर्की की हमने बात की, थोड़ा भी यदि कम से कम बंद कर दे आईडीएफ की मदद करना, इजराइल की मदद करना, अपने आप पोर्ट बंद कर देने के जाने के लिए, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इजराइल घुटनों पे आ जाएगा, अमेरिका अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल सही। आपने जो है खबर पढ़ी भी होगी, अमेरिका के भी कोई खुफिया अधिकारी हैं, वो भी आज इसी बात को कह रहे थे। कल तक सारा नेतन्याहू कह रही थी कि सब सेना तख्ता पलट कर देगी। आज लिकुड का एक नेता जो वकील भी है, वो कह रहा है साहब नेतन्याहू की जान को खतरा है। ये लोग जहां तक है पूरी कोशिश कर रहे हैं सहानुभूति बटोरने का। नेतन्याहू पर बहुत ही बड़ा दबाव है। नेतन्याहू के अगेंस्ट में जो क्राइम एंड करप्शन का जो केस चल रहा है, इनके वकील ने कहा है कम से कम 6 महीना चाहिए। इसके पहले उन्होंने कहा था कि महामारी है, कोविड-19 आ गया, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं, जितने टालने की कोशिश करें, युद्ध के कारण बचे हुए, नहीं तो ये उनके बेटा जेल में होते। अब चूंकि इनकी बीबी और बेटा ने कह दिया कि इनके जान के ऊपर खतरा है, अब यह भी लिक्विड यानी इनकी अपनी पार्टी कह रही है, और कुछ नहीं। जब भी देश का नेता यदि प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, हार रहा होता है, हारने की बात होती है, कहती है कि हमारे जान पे खतरा है। अब यार तेरी जान की खतरा है तो तुम, अच्छा है कि तुम छोड़ के हट जाओ, कम से कम हम स्वतंत्र हो जाए। तुम्हारे कारण हमारी जान को खतरा है, पूरे इजराइल और अरब वर्ल्ड को खतरा है, पूरे वर्ल्ड के पीस को खतरा हो रहा है। नेतन्याहू से को हटाओ, अलग किनारे करो, जेल में डालो उसको, और मुक्ति का, ताकि हम लोग सांस ले सकें। जी इजराइल को राष्ट्र के तौर पर वजूद में रहने का हक है। अगर ऐसी बात लिख कर देंगे तभी जर्मनी में नागरिकता मिलेगी। अब यही है मतलब पाखंड का, दुगलापन का मतलब हद है यह कहने की बात। तो तुम क्यों नहीं कहते कि फिलिस्तीन को हक है स्वतंत्र राष्ट्र और एक इंडिपेंडेंट कंट्री होने का, अपनी सेना, अपनी विदेश नीति होने का, जो कहेगा उसी को हम नागरिकता देंगे। ये तुम क्यों नहीं कहते हो? या तुम किस हद तक अपनी आत्म जो स्वाभिमान है खत्म कर चुके हैं? जो जियोनिस्ट रिजीम कह रहा है, जो इंपीरियलिस्ट अमेरिका कह रहा है, उसके पीछे पीछे तुम भी भौंक रहे हो। ये बेशर्मी है और कुछ नहीं है। जी ठीक है। पेरिस यानी फ्रांस की अदालत ने उस वारंट को बरकरार रखा है जो जारी हुआ है सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ। यह भी एक मजाक ही है। ये 2013 के आसपास की घटना है, जब उस समय सिविल वॉर चल रहा था और अमेरिका ने हंगामा किया था कि केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया है सीरियन आर्मी ने, सीरियन प्रेसिडेंट यानी अशर के कहने के ऊपर, है ना। यह उस समय ही साबित हो गया था, दिखाया गया था कि यह जो अमेरिकन एडेड तथाकथित रूप से गुड टेररिस्ट ग्रुप था, उसने इस्तेमाल किया था, जिससे बदन जल जाते हैं। वो था सरसों मस्टर्ड ऑयल से बना हुआ। और उसके आधार पर जब इनके ऊपर जो वारंट इशू किया था फ्रांस ने, हालांकि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता, तुम्हारी कोई बपौती नहीं बनती जितना भी गलत काम करे कि वहां जाकर करे, और तुमने एक अंतर्राष्ट्रीय, एक आईसीसी से करा दो, एक आईसीजे से करा दो, भारत से है तो वो भी करवा दो, और अरेस्ट वारंट इशू कर दो। और इसके खिलाफ जब गए थे वहां के प्रो पीपुल या ह्यूमन राइट्स वाले, तब फिर से फ्रांस के सरकार ने और फ्रांस में जो प्रो इजरायली ग्रुप, उन्होंने कहा कि नहीं गलत बात होगा, ऐसा उन्होंने किया था, इसलिए वारंट जारी रखना चाहिए। यह भी एक भद्दा मजाक और कुछ नहीं है। जहां तक जुडिशियरी हमें समझना चाहिए, जुडिशियरी सत्ताधारी पक्ष का ही पक्ष लेता है, उसी के पक्ष में काम करता है। एक दो अपवाद भले ही आ जाए, वैसे अपवाद जिससे कि जो तथाकथित शासन है, व्यवस्था, उसमें बदलाव होना है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जैसे कभी कभी हमारा मीडिया जो है वो एक आध सवाल पूछ के या एक आधा कोई स्टिंग ऑपरेशन कोई दिखा दिया, कोई वायरल वीडियो शेयर कर दिया ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। नहीं, मीडिया अभी भी काम करता है।
ये कोशिश की जाती है। या कभी घूटर उतारने का अभियान चल रहा है तो भाजपा नेता की गाड़ी से भी घूटर उतरवा दो, क्योंकि वो हंगामा करेगा, वीडियो वायरल होगा तो लोग ओह पुलिस काम करती है। खैर, अगली खबर है फ्रांस से। यहाँ पर IRGC से जुड़े होने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब तो चल रहा है पूरे यूरोप में, खासकर फ्रांस, जर्मनी में, उन्हें देखा, अमेरिका, कनाडा वगैरह में, और कहीं से भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुछ भी प्रत्यक्ष तो कहने IRGC से कनेक्शन है, फेसबुक से, व्हाट्सएप से लेके कुछ कनेक्शन दिखा के उसको जेल में डालना, ताकि ऐसे लोग आवाज ना उठाएं। और यही कारण और कुछ नहीं है गिरफ्तार करने का। कुछ अभी तक जो मैंने मीडिया में पढ़ा है, जो भी आया है, ऐसा कुछ भी इनके पास प्रूफ नहीं है जिससे हम कह सके जैसे जूलियन असांजे के खिलाफ किया था, अंततः छोड़ना पड़ा। ना भी छूट सकते हैं, अंततः वो जेल में ऐसे लोग सड़ के मर जाते हैं। यदि इजराइल के जेल में देखें, सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को जेल में बंद कर रखा है। भारत में भी ऐसे सैकड़ों लोग जेल में बंद हैं जिनके ऊपर FIR तो है, लेकिन FIR का कॉपी अभी तक कोर्ट में नहीं पहुंचा है। कोई भी अभी तक उसने प्रूफ नहीं दिए हैं। साल 2 साल तक चलने के बाद कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं, छोड़ दो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि तोड़ने का जो क्या 1 जुलाई से नया IPC CRPC जो सिस्टम होता था वो खत्म करके नया दंड विधान लागू किया जा रहा है। उसके बाद देखिएगा कि पुलिस को किस तरीके से अधिकार मिल जाएंगे और क्या तांडव मचाया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल एक ये भी तो उठता है ना सर, कि क्या ईरान में जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक ये यूरोप और तमाम तरीके के जो देश जो भी एक्शन कर रहे हैं IRGC और सबके खिलाफ, या हिजबुल्ला भी जो अभी पूरी तरीके से जो है सीधे सीधे जंग में नहीं आ रहा है, वो तब तक नहीं आएगा जब तक चुनावी नतीजे सामने नहीं आएंगे ईरान के? चुनावी नतीजे से कुछ तो संबंध है। जैसे ईरान के अंदर खुद ही जज ने वो मृत्यु दंड को रोक दिया या खत्म कर दिया, जो एंटी ईरानियन काम करते थे, औरतों के, महिलाओं के पक्ष में बात करते थे। इसलिए अभी पूरा का पूरा वेस्टर्न मीडिया, जो कि माहिर है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में, पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरानी सत्ता को दिखाया जाए कि कितना वह एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी पीपुल है, एंटी वीमेन है। वो कोशिश है। जहां तक हिजबुल्लाह की बात है, हाल फिलहाल में उसके तरफ से, जैसे जिस जनरल की मैंने उदाहरण दी थी, अभी तो सैकड़ों में ही आ रहे हैं, हजारों रॉकेट आएंगे, लेकिन उन्होंने अभी भी किसी भी अपनी तरफ से युद्ध की वो घोषणा नहीं की है। वह नहीं कर रहे हैं। जो सटे हुए इलाके हैं जहां से कि इजरायली फोर्सेस हट चुकी है, वह आगे नहीं बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो टैक्टिकल रीजन भी हो सकता है, क्योंकि एकदम वीरान हो चुका, जाएंगे तो फिर बमबारी से मारे जाएंगे, इसके कारण भी हो सकता है। लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो है जिससे लोग इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव हो जाए, खत्म हो जाए ईरान में, ताकि ईरान भी अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम से बाहर निकले, वहां के राष्ट्रपति, पुराने राष्ट्रपति के मरने के बाद से, रईसी के बाद से, और नई फॉरेन पॉलिसी या नए तरीके से जो काम कर रहा है। फॉरेन पॉलिसी में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि IRGC है, उसके जो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री के साथ साथ जो रिलीजियस लीडर हैं वहीं के वहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है खास। और लेकिन फिर भी एक ठहराव सा है, कहें कि स्पीड ब्रेकर आ गया, तो उसका लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक है, वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो कल यानी 28 जून का जो दिन होने वाला है वो गाजा और इस पूरे इलाके के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, ईरान के साथ साथ, और पूरी दुनिया भी उस पर नजर बनाए हुए है। हम लोग भी कोशिश करेंगे, अगर कल छुट्टी पे न रहे तो आपके सामने हाजिर होंगे। हमने बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ी बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।